V4 एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से मैं आप लोगों के सामने अपनी वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसका हमें बहुत ही खेद है। और संसाधनों की कमी के कारण मैं आज अपनी वीडियो एक पेपर पे सॉल्व करके या फिर समझा के बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशल DLED जो तृतीय सत्र यानी कि थर्ड सेमेस्टर के लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रशिक्षु छात्र और छात्राएं, उनके लिए हमारा वीडियो है मैथ से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको पता है कि मैथ का जो क्वेश्चंस पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है, और उसमें 5 तो बहुविकल्पीय होते हैं, और 10 नंबर का आता है हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर, और 15 नंबर 10 नंबर का आता है लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर। इसमें बहुविकल्पियों की जो संख्या होती है वो 1 नंबर की होती है, और जो 10 वाले होते हैं इनकी भी 1 नंबर की होती है, लेकिन जो लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर होते हैं उनके एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक मान्य किए गए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के हमको 25 नंबर का पेपर आता है। और पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो क्या आता है, अनुपात और समानुपात। थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए क्या आता है, अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनुपात कहते किसे हैं और उसके नियम क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे समानुपात की, कि समानुपात किसे कहते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए नियम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हेडिंग लिख रखा है कि अनुपात कहते किसे हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि अनुपात क्या होता है। तो अनुपात एक ऐसा नियम है जिसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं या राशियों की तुलना करने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग या इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अनुपात जो होता है वह एक तुलनात्मक विधि होती है, जिसमें हम किसी दो राशियों, दो संख्याओं, दो व्यक्तियों इत्यादि प्रकार से हम कह सकते हैं, तो उसकी तुलना करते हैं कि 1 का भाग कितना है, 2 का भाग कितना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक केक बनाने के लिए 3 चम्मच दूध और 5 चम्मच चीनी की आवश्यकता है। यानी कि कोई केक बनाया जा रहा है, उसके बनाने के लिए 3 चम्मच दूध लग रहा है और 5 चम्मच चीनी लग रही है। तो इसमें दूध और चीनी का अनुपात, ये क्या है, अनुपात है। वो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये देखिए 3/5, अर्थात ये जो बीच का निशान है इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भाग में, वो पूरा केक है उसमें जो अलग अलग भाग करके दिया है, जिसमें दूध की मात्रा कितनी है 3 और चम्मच की मात्रा कितनी है वो 5 है, चीनी की मात्रा कितनी है वो 5 चम्मच है। चम्मच एक प्रकार की क्या है, राशि होती है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुपात सदैव एक ही राशि में होता है। अनुपात सदैव एक ही राशि में होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी दूरी का माप और एक पदार्थ जो कि लीटर में है उसकी मात्रा की माप हम अगर किलोमीटर में अगर लीटर का अनुपात निकालें तो ये कभी नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर किलोमीटर के साथ हम मीटर का अनुपात निकाल रहे हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा हमको अगर किलोमीटर दिया हुआ है तो अगर मीटर से हम तुलना कर रहे हैं तो हमको या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा या मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो ये हमारा एक राशि बनेगी, जिससे कि हम अनुपात के नियम पे इसको फॉलो करा सकते हैं। जैसे 3 चम्मच और 5 चम्मच, यहाँ चम्मच एक प्रकार की क्या है, राशि है। क्या है, राशि है। कहने का तात्पर्य हमारे यह है कि अगर मैं 3 चम्मच दूध लिखूं और 5 कटोरी चीनी लिखूं तो ये हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम चम्मच की तुलना चम्मच से ही करेंगे, किसी अन्य राशि से नहीं कर सकते। उसके बाद कह रहा है कि अनुपात को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कालन कहते हैं। क्या कहते हैं, कालन। यहाँ पे मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूँ, कालन कहते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, तो जो ये चिन्ह है इसको हम क्या बोलते हैं, कालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कालन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए गणित एक ऐसा चीज़ है जिसको हम समझ सकते हैं, रट के हम इसको नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम इसको समझ के अच्छे से करें। तो जो अनुपात का चिन्ह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कालन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद किया है कि किसी भी अनुपात में किसी समान संख्या से गुणा या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अनुपात, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2, यानी कि 3 में 2 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अर्थात हम 6/10 को 3/5 हम
लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही संख्या से क्या किया गया है, गुणा किया गया है। इसमें 2 से किया गया है तो इसमें भी 2 से किया गया है। उसी तरह से यहाँ पे क्या किया गया है कि भाग किया गया है। अर्थात हम यह कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि अगर किसी भी अनुपात में किसी समान संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो उसके जो उसका वास्तविक मान होता है, यानी कि जो उसका अनुपातिक मान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें कोई परिवर्तन, देखिए एक अनुपातिक मान होता है और एक वास्तविक मान होता है, दोनों में अंतर है। मैं आगे चल के डिस्क्राइब करूँगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो जो उसका अनुपातिक मान होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं कि अनुपात को भिन्न के तरह भी लिखा जा सकता है, यानी कि जो भी अनुपात, जैसे कि अगर हम 5 संबंधी 9 लिख रहे हैं तो हम इसको 5/9 भी लिख सकते हैं। नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम इसको भिन्न के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चल के देखते हैं कि अनुपात से संबंधित कुछ अन्य उदाहरण या परिभाषाएं हम कह सकते हैं। उदाहरण करना हमारे लिए गलत होगा, यहाँ पे परिभाषाएं हम कह लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं कि विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। विलोमानुपात क्या होता है, या विलोमानुपात को ही हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। अर्थात यह एक परिभाषा होती है कि इसका नियम क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि वह अनुपात जिसमें पहली प्रकार की राशि के बढ़ने से दूसरी प्रकार की राशि घटे, यानी कि पहली प्रकार की राशि के बढ़ने से जब दूसरी राशि घटती है तो वहाँ पे क्या होता है, विलोमानुपात होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए संबंधी v का विलोमानुपात क्या होगा, 1/a संबंधी, यानी इसको क्या बोलते हैं, कालन बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, कालन। 1/b और गुणे a तथा b का लॉसन निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है कि 3 संबंधी 4 का विलोमानुपात क्या होगा। 3 संबंधी 4 का विलोमानुपात क्या होगा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो 1/3 संबंधी 1/4 हो जाएगा, और गुणे इसका लॉसन कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे। फिर आपको पता है ना कि जब लॉसा वाली संख्या से निकालते हैं तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर भाग विधि से भी निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 संबंधी 3/12 गुणे 12, यानी कि 12 से 12 कट गया। ये हमारा उत्तर कितना आ गया, 4 संबंधी 3। या हम इतना न करते हुए अगर हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर में आ गया तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे कि अगर 3 संबंधी 4 का विलोमानुपात पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 4 संबंधी 3 कर देंगे। या अगर a संबंधी b का विलोमानुपात पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, b संबंधी a। अर्थात हम अनुपात को बदल देते हैं, इधर का उधर और उधर का इधर कर देते हैं। इस तरह से हमारा क्या निकल जाता है, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात निकल जाता है। एक बात आती है जटिल अनुपात की। किसकी बात आती है, ये नया नाम आप लोगों के सामने जुड़ के आया हुआ है, जटिल अनुपात, जो हमारे लिए हो सकता है डीएलएड में काम ना करे, लेकिन आगे की परीक्षाओं में जैसे सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ, वहाँ पे बहुत काम करता है। तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल जटिल अनुपात डाला है। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है, 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पद। देखिए कोई भी अनुपात होता है उसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। क्या होता है, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो इस प्रकार के सवाल को हम समझने के लिए हम यह कह देते हैं कि 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल और उनके अंतिम मतलब उत्तर पदों के गुणनफल के अनुपात को जटिल अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है कि 2 संबंधी 3, 4 संबंधी 5 तथा 3 संबंधी 5 का जटिल अनुपात क्या होगा। तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले पूर्व पद, यानी इसमें पूर्व पद 2 है, इसमें पूर्व पद 4 है, इसमें पूर्व पद 3 है, तो 2 गुणे 4 गुणे 3 कर लिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा कि उत्तर पद या अंतिम पद का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 5 और गुणे 5 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणे 5 गुणे 5। अर्थात हम फिर से कर दे रहे हैं, 2 गुणे 4 गुणे 3 ये पूर्व पद का हो गया और ये उत्तर पद का हो गया, 3 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे देखिए कि दोनों ये कॉमन है। कॉमन का मतलब ये है कि हम इसको 2 गुणे 4 गुणे 3 भी कर सकते हैं और 3 गुणे 5 गुणे 5 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 से 3 कट गया, तो यहाँ भी हमने 3 से 3 काट दिया। तो इस तरह से जो हमारा अनुपात बनेगा वो 8/8 संबंधी 25 बनेगा। क्या बनेगा, 8 संबंधी 25। या हम इसको भी कह सकते हैं क्या, 8/25, क्योंकि हमने पीछे बता रखा है कि जो अनुपात होता है वह एक भिन्न की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है, भिन्न की भांति कार्य करता है। उसके बाद देखिए द्विघातीय अनुपात आता है, वर्गमूलानुपात आता है, त्रिघातीय अनुपात होता है, घनानुपात अनुपात होता है। तो कहने का मतलब जैसा इनका नाम होता है वैसा इनका काम होता है। जैसे यहाँ पे दे दिया है कि a संबंधी b संबंधी c का द्विघातीय अनुपात क्या होगा, a संबंधी b संबंधी c का द्विघातीय अनुपात क्या होगा। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे क्या, a² संबंधी b² संबंधी c²।
इसको हम संख्याओं पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का द्विघातीय अनुपात क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, संबंधित 2 का स्क्वायर करेंगे, संबंधित 3 का स्क्वायर करेंगे। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1, संबंधित 2 का स्क्वायर होता है 4, संबंधित 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का जो द्विघातीय अनुपात होता है वो 1 संबंधित 4 संबंधित 9 होता है। वर्गमूलानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात कहने का मतलब यह है कि जिस अनुपात का हम वर्गमूल निकाल करके अनुपात ज्ञात करते हैं वो क्या होता है, वर्गमूलानुपात होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए संबंधित बी संबंधित सी, ए संबंधित बी संबंधित सी का वर्गमूलानुपात जो होता है वो क्या हो जाएगा, रूट में ए संबंधित रूट में बी संबंधित रूट में सी। अर्थात हम अगर यह कह सकते हैं, कह दें कि अगर 1 संबंधित 4 संबंधित 9 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। हम देखिए 1 संबंधित 4 संबंधित 9 हम इसलिए लिए हैं ताकि हमको समझने और समझाने में आसानी रहे, क्योंकि 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए अगर हम करड़ी में क्या करेंगे, 1 संबंधित करड़ी में 4 करेंगे, फिर करड़ी में संबंधित 9 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 संबंधित 2 संबंधित 3। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो द्विघात अनुपात होता है और वर्गमूलानुपात होता है और त्रिघातीय अनुपात होता है, घनानुपात होता है, इसका जैसा नाम है वैसा काम करेंगे। जैसे त्रिघातीय अनुपात का हम बात कर लें, ए संबंधित बी संबंधित सी का अगर पूछ दिया कि त्रिघातीय अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब संबंधित बी क्यूब संबंधित सी क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से अगर ए संबंधित बी संबंधित सी का घनानुपात के बारे में बात करेगा तो 3 मूल करणी में ए हो जाएगा, संबंधित 3 मूल करणी में बी हो जाएगा, संबंधित 3 मूल करणी में सी हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा घनानुपात। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया पहले कि अनुपात क्या होता है और अनुपात के नियम क्या होते हैं, इसकी बनावट कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं और उससे संबंधित कितनी और परिभाषाएं हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो आज तो अनुपात की जितनी भी टॉपिक रही हमारे ख्याल से लगभग समाप्त हो गई है। और बाकी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं कुछ छूट रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ छोड़ा है। तो मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊंगा उसमें आप लोगों को ये डिस्क्राइब कर दूंगा कि हाँ क्या छूटा है और क्या बचा है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को सिर्फ अनुपात के बारे में बताया है, समानुपात के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो लगभग अनुपात से संबंधित जो सामान्य प्रश्न होते हैं 3-4 प्रश्न है हमारे पास, मैं उसको सॉल्व करा देता हूँ। देखते हैं कि अनुपात से संबंधित सवाल कैसे आते हैं। जैसे कि हमारा पहला सवाल ये दिया हुआ है कि यदि ए संबंधित बी बराबर 1 संबंधित 2, बी संबंधित सी बराबर 3 संबंधित 5 हो तो ए संबंधित बी संबंधित सी का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सॉल्व ऐसे करते हैं कि ए संबंधित बी बराबर क्या हो जाएगा 1 संबंधित 2, और जब हम दूसरी बात लिखेंगे तो बी के नीचे बी लिखेंगे और यहाँ पे संबंधित सी लिख देंगे। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको इस तरह से लिखे हैं तो हम अपना अनुपात भी उसी तरह से लिखेंगे, अर्थात बी वाले के नीचे बी वाले का अनुपात, फिर उसके बाद सी का अलग से 5 लिख देंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे ए संबंधित बी संबंधित सी। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन एक नियम मैं 2-3 नियम बता रहा हूँ, आप लोगों को जो समझ में आए उससे करिएगा, कोई गलत नहीं होगा, सब नियम सही होते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं पहले ए संबंधित बी संबंधित सी निकालने का एकदम आसान तरीका। सबसे पहले हम देखिए ये जो बी वाला है हमको हर हाल में इसको क्या करना है, बराबर करना है। किसी भी कंडीशन में हमको बी के मान को क्या करना है दोस्तों, बराबर करना है। तो चलिए हम बराबर करते हैं। कैसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम में 3 संबंधित, फिर इस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 संबंधित, 2 का गुणा किस में करेंगे 5 में करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अर्थात जो हमारा ए संबंधित बी संबंधित सी का अनुपात निकल गया वो कितना आया 3 संबंधित 6 संबंधित 10। ये तो एक नियम हो गया। दूसरा नियम देख लीजिए क्या होता है, अगर ए संबंधित बी बराबर कितना दिया हुआ है 1 संबंधित 2 दिया हुआ है और बी संबंधित सी बराबर 3 संबंधित 5, सेम सवाल पे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया है कि हमको किसी भी हाल में इस b के मान को क्या करना है, बराबर करना है। तो दोस्तों क्या अगर हम ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दें और नीचे वाले में 2 का गुणा कर दें तो ये हमारा अनुपात बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम पूरे अनुपात में 3 का गुणा करेंगे ऊपर वाले में तो कितना हो जाएगा 3 संबंधित 3, 3 एकम में 3 और फिर क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा।
देखिए अगर मैं 3 का गुणा 2 में करूँ या 2 का गुणा 3 में करूँ तो दोनों कंडीशन में क्या बन रहा है, 6 बन रहा है ना, अर्थात हमारा जो b का मान है वो क्या हो गया, बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद इस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 गुना के 10 हो जाएगा। एक तो नियम ये हो गया, और दूसरा नियम देखिए ये होता है कि अगर हम a संबंधी b बराबर 1 संबंधी 2 दिया हुआ है और b संबंधी c बराबर 3 संबंधी 5 दिया हुआ है, तो हम इसको और आसान तरीके से करते हैं कि जिसके बगल में, इसके बगल में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसके बगल में हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे खाली स्थान पे, यानी कि 5 के ऊपर स्थान खाली था और यहाँ 1 के नीचे स्थान खाली है, तो 1 के नीचे स्थान वाले खाली में क्या, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका अनुपात हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब सामने सामने हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो भी हमारा एक अनुपात बन के आ जाएगा, 3 एकम में 3 संबंधित 3 दुना के 6 संबंधित 5 दुना के 10। ये तो हमारे कुछ आसान से तरीके हो गए। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिलहाल जो हमने संबंधित परिभाषाएं बताई हैं उससे रिलेटेड कुछ सामान्य प्रश्न, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामान्य प्रश्न की मैं बात किया हूँ। तो हमने एक ही प्रश्न को 3 प्रकार से लगाया है, अर्थात हम इन तीनों प्रकार में हमको जो आसान लगे उसको हम कर देंगे। हम अगली वीडियो में जब समानुपात के बारे में बात करेंगे तो अनुपात से बहुत सारे क्वेश्चन समानुपात से रिलेट करेंगे, तो वहाँ भी मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। अब हम अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे तो हमको a संबंधी b संबंधी c अर्थात 3 अनुपात पूछ रहा था। अब यहाँ पे हमको कितना अनुपात पूछ रहा है, 4 अनुपात पूछ रहा है। तो हम 4 अनुपात निकालने के लिए भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम ऊपर वाले तरीकों से निकालते हैं। जैसे a संबंधी b बराबर कितना दे दिया है, 2 संबंधी 3 दे दिया है, और b संबंधी c बराबर 1 संबंधी 2 दे दिया है। तो हम a संबंधी b संबंधी c जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे जैसे मैंने ये वाला निकाला है, उसी तरह से निकालेंगे। तो 2 एकम में 2 संबंधित 3 दुना के 6 संबंधित 3 एकम में 3 और संबंधित 3 दुना के 6, अर्थात हमारा जो अनुपात आ गया वो a संबंधी b संबंधी c का तो आ गया, लेकिन अभी हमारा c संबंधी d का अनुपात अलग दिया हुआ है, इसलिए हम c संबंधी d को भी इसके नीचे लिखेंगे। और c के नीचे क्या है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 6 के नीचे 1 लिख देंगे, और d अनुपात इसमें नहीं है, इसको हम अलग से लिख देंगे। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 2 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 1 में, 6 का गुणा 1 में, 6 का गुणा 3 में करेंगे। 2 संबंधी 3 संबंधी 2 एकम में 2, 3 संबंधी 3, 6 एकम में 6, 6 तिली 18, अर्थात a संबंधी b संबंधी c संबंधी d का जो हमारा नया अनुपात आ गया वो क्या आ गया, 2 संबंधी 3 संबंधी 6 संबंधी 18 आ गया। या एक तरीका और हम देख लेते हैं कि a संबंधी b बराबर कितना दिया हुआ है, 2 संबंधी 3 दिया हुआ है, b संबंधी c बराबर 1 संबंधी 2 दिया हुआ है, और c संबंधी d बराबर 1 संबंधी 3 दिया हुआ है। और हम इस प्रकार से इसको a संबंधी b संबंधी c संबंधी d भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम में 2, फिर 2 एकम में 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर संबंधी इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, 3 एकम में 3, फिर 3 एकम में 3, इसका अनुपात हमने ये लिख दिया। फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। ध्यान देना है कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। 3 दुना के 6, 6 एकम में 6, इसका अनुपात 6 आ गया। फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, अर्थात 3 दुना के 6 तिली 18। हम देख रहे हैं कि दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। हालांकि ये थोड़ा समझने में कठिनाई पड़ रही है और ये थोड़ा समझने में सरल पड़ रहा है। हालांकि सरल दोनों है, बस हमको फेर है कि हम कैसे समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों हम देखिए ये क्या किए हैं, सबका आपस में गुणा करते हुए, यानी कि जो बीच वाला मान है उसको हमने हमेशा क्या करने की कोशिश किया है, इक्वल करने की कोशिश किया है, इसलिए दोनों अनुपात किया जाए। इससे देखिए रिलेट क्या करता है, ये सवाल a संबंधी b संबंधी c संबंधी d के अलावा ये भी पूछ सकता है कि a संबंधी b का मान क्या हो जाएगा, b संबंधी c का मान क्या हो जाएगा, c संबंधी d का मान क्या हो जाएगा, a संबंधी d का मान, तमाम प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूछ दे कि a संबंधी b का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 संबंधी 3 हो जाएगा। अगर वही पूछ दिया b संबंधी c का मान क्या हो जाएगा, तो 3 संबंधी 6। अब देखिए अनुपात हमेशा एकदम सरलतम रूप में लिखते हैं, अर्थात 3 संबंधी 6 को हम 1 संबंधी 2 भी लिख सकते हैं, 3 एकम में 3, 3 दुना के 6, ऐसे काट करके। अब बात कर दिए c संबंधी d का अनुपात कितना होगा, तो 6 संबंधी 18 हो गया था, 6 एकम में 6, 6 तिली 18, यानी कि 1 संबंधी 3 हो जाएगा। उसी तरह से हम कोई भी अनुपात पूछे इससे रिलेट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों एक अच्छी सवाल आई है यहाँ पे कि 840 रुपया को a तथा b में 2 संबंधी 3 के अनुपात में बांटा गया है, तो a व b का हिस्सा क्या होगा। अर्थात यहाँ पे a व b का अलग अलग हिस्सा के बारे में पूछ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि 840 रुपया है, कितना रुपया है, 840 रुपया है, जिसमें a को 2 रुपया मिलना है और b को 3 रुपया मिलना है। b को कितना रुपया मिलना है दोस्तों,
₹3 मिल रहा है। तो हम देखिए इसको सॉल्व करते टाइम इस पे देखिए समानुपात के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं और अनुपात के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अनुपात का जो हमारा नियम होगा वो ऐसे होगा कि जिसके बारे में पूछ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ₹840 है, किसके बारे में पूछ रहा है, 2 के बारे में पूछ रहा है, और नीचे दोनों अनुपातों के योग को लिख देंगे, अर्थात 840 गुणे ए का अनुपात अब बटा के ए और बी के अनुपात का योग करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए का हिस्सा। अगर उसी तरह से बी के हिस्से के बारे में बात करें तो ₹840 को बी का हिस्सा कितना है, 3 है, और दोनों का योग कितना है, 5 है। इस तरह से भी लिख करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 840 को 5 से काटेंगे तो ये 168 बार में कट जाएगा। कैसे, 5 एकम में 5 बचा 3, 5 छके 30, 5 बटे 40। जब 168 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 336, अर्थात जो हमारा ए का हिस्सा है वो कितना आ जाएगा, ₹336 आ जाएगा। अगर हम बात कर लें बी की, तो बी की जो हमारा आ जाएगा तो ये भी 168 बार में कटेगा। जब हम 3 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 504, अर्थात जो हमारा ए का हिस्सा है वो ₹336 आ जाएगा और जो बी का हिस्सा है वो कितना आ जाएगा, ₹504 आ जाएगा। बी का जो हिस्सा है वो कितना आ जाएगा, ₹504 आ जाएगा। हम यहाँ से अलग अलग भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ₹840 में ए का हिस्सा ₹336 है तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 840 में से अगर ₹336 को हम घटा देंगे तो हमारा वही माना जाएगा कितना, 504। इसको हम दोनों प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। समानुपात से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लेंगे कि माना ए का भाग कितना है, ₹X है, और बी का जो भाग है वो कितना हो जाएगा, 840 माइनस एक्स। ऐसा इसलिए कि जैसे मान लीजिए कि ₹12 है, ₹12 में एक को ₹7 मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, ₹5 मिलेगा। कैसे मिलेगा, 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका मान, 12 माइनस 7 करेंगे तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोस्तों इसको हम समानुपात के नियम से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ए का वास्तविक मान कितना है, x है, और बी का कितना है, 840 माइनस एक्स है, और ए संबंधी बी का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना है, 2 संबंधी 3 दिया हुआ है। तो समानुपात का एक नियम होता है, हालांकि मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ गया इसको लगाने के लिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो समानुपात का नियम होता है वो यह होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल गुणे बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3x और बराबर 2 गुणे 840 माइनस एक्स, अंत पदों का गुणनफल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 1680 माइनस 2x, अर्थात 5x बराबर कितना हो जाएगा, 1680। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1680 बटा के 5। इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1680 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 336। कितना आ जाएगा, 336। अर्थात हमने ए को माना है कि ए कितना रुपया पाया है, ₹X पाया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ₹336 आ गई। अगर वहीं बी की बात करें तो 840 में से 336 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा ₹504। हालांकि यहाँ पे बहुत छोटे समझ में नहीं आया होगा, बस मैंने एक कोशिश किया है कि समानुपात के नियम पे बताने का। हालांकि मैं ऐसी सवाल समानुपात के नियम पे आगे करवाऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। कल की वीडियो में जो हमारा जाएगा यही सब सवाल ही जाएंगे और समानुपात के कुछ नियम जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a संबंधी b संबंधी c का मान क्या होगा। हालांकि ये सवाल रिलेट रखता है सवाल नंबर 1 की तरह, लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया है कि इसमें गुना करके मान कर दिया है, क्योंकि a का 2 गुना b के 3 गुने के बराबर है और b का 3 गुना c के 4 गुने के बराबर है। इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर 3 भी हो जाएगा, अर्थात हम यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो a बटा के b बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटा के 2, अर्थात हम यहाँ से देख लेंगे कि a संबंधी b बराबर 3 संबंधी 2 हो जाएगा। उसी तरह से जब 3b बराबर कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा, अर्थात b बटा के c बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटा के 3, अर्थात जो यहाँ हमारा रेशियो बन रहा है b संबंधी c का वो कितना बन रहा है, 4 संबंधी 3 का बन रहा है। तो दोस्तों हमको निकालना है a संबंधी b संबंधी c का मान निकालना है, यही हमसे मान पूछा गया है। तो इसका हम मान निकालने के लिए पहले वाला नियम फॉलो करते हैं, b संबंधी c बराबर 4 संबंधी 3, कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में, 4 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में, तो 4 3 12 संबंधी 4 गुना के 8 संबंधी 3 गुना के 6। अब देखिए ये सब में एक संख्या कॉमन है जिसका जो 2 है वो क्या है, 2 है, तो 2 से हम सभी संख्याओं को काट भी सकते हैं, अर्थात 2 छके 12 संबंधी 2 चौक को 8 संबंधी 2 तियाँ 6, अर्थात जो हमारा a संबंधी b संबंधी c का अनुपात आएगा वो आएगा 6 संबंधी 4 संबंधी 3। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।